नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 7 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच जो मीटिंग का नाटक चल रहा था, फाइनली वो नाटक खत्म हो गया है। और इस मीटिंग के क्या कंक्लूजन्स निकल के सामने आए हैं, कौन जीता, कौन हारा, क्या हमला होगा या फिर नहीं होगा, किसने किसकी शर्तें मान ली, कौन किसकी बातों पर झुक गया, किसने कौन सा बड़ा बयान दिया। इस वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आज सीज फायर का कंप्लीट वायलेशन करके इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है गाजा के ऊपर। और इस हमले में कितना नुकसान गाजा को हुआ है, इजराइल क्या कुछ कर रहा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही पाकिस्तान में बम ब्लास्ट में लगभग 40 से 50 मासूमों के मरने की खबर आई है। 40 से 50 नमाजी वहां पे नमाज पढ़ रहे थे और अचानक से ये ब्लास्ट हुआ। और ये ब्लास्ट क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, क्या पूरी कहानी है, इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका के ऊपर इस समय इतना प्रेशर है ईरान से निपटने के लिए कि ईरान के ऊपर लगातार सैंक्शंस लगाने का काम अमेरिका कर रहा है। और ये सैंक्शंस क्यों लग रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। यानी यकीन मानिए, आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही ईरान और अमेरिका की इस जंग में आप किसकी जीत चाहते हैं, ईरान की या फिर अमेरिका की, कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और आज की जो मेन खबर है, ईरान और अमेरिका की बातचीत। तो इस बातचीत में क्या कुछ हुआ, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक शब्द में आप जान लीजिए कि इस बातचीत का कोई भी मकसद कामयाब नहीं हुआ। यानी जिस मकसद के साथ बातचीत हुई थी, जो कुछ आदमी सोच के वहां पे गए थे, हम आप उम्मीदें लगा रहे थे कि बैठक होगी, बैठक में आमने सामने दोनों देश बातचीत करेंगे, कुछ न कुछ एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा और जंग टाल दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बैठक का लेबल ही ऐसा था कि कुछ नहीं होना था। हुआ क्या, मैं आपको डिटेल बताता हूं। दरअसल ईरान की तरफ से ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराची, वो पहुंच जाते ओमान के मस्कट में। वहां पे बाकायदा ये होटल लेते हैं। उसके बाद जो ओमान के विदेश मंत्री हैं बद्र अल बुसैदी इनके पास आते और आने के बाद कहते हैं कि आपकी मीटिंग होनी है, लेकिन ये मीटिंग डायरेक्ट नहीं होगी। और ये बात पहले से भी कंफर्म थी कि मीटिंग डायरेक्ट नहीं होनी है। तो डायरेक्ट नहीं होने का मतलब क्या है कि एक जगह पे जो मौजूद है इस समय फॉरेन मिनिस्टर साहब, जो अब्बास अराची साहब है वो हैं, और दूसरी जगह पे ट्रम्प का दामाद जेरेड कुशनर और साथ ही जो इनके स्पेशल इन्वॉय विटकॉफ हैं, ये मौजूद हैं। यानी आमने सामने कोई बातचीत या फिर कोई मीटिंग नहीं हुई। इधर से कोई खबर लेके उधर गया, उधर से कोई खबर लेके इधर आया। इस वजह से 8 घंटे का लंबा वक्त चला। 8 घंटे तक लगातार ये मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में ईरान के सामने अमेरिका ने अपना पहला प्रपोजल जो रखा वो यही था कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। इस पे ईरान ने बड़े साफ तौर पे कहा कि भाई साहब, हम 1000 मरतबा आपको बता चुके हैं, 1000 मरतबा हम टीवी के सामने ये बयान दे चुके हैं कि हमारे खामनेई साहब इस बात की इजाज़त देते ही नहीं है कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है। हमारा जो यूरेनियम है वो केवल और केवल बिजली पैदा करने के लिए है, तो आप इस मामले में निश्चिंत रहें। अब ये बात जब इन्होंने बोली, तब अमेरिका ने कहा कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे ये तो ठीक है, लेकिन आपने जो अभी तक यूरेनियम इनक्रोच किया है वो आप हमें दे देंगे। इस पे ईरान ने कहा ठीक है, ले लो। फिर अमेरिका ने कहा, ध्यान दीजिएगा, फिर अमेरिका ने कहा कि नहीं, बात यहीं तक ठीक नहीं है, आने वाले टाइम में भी आप कोई भी यूरेनियम इनक्रोच नहीं करेंगे। अब ये बात तो मानो थप्पड़ मारने वाली जैसी थी कि भाई साहब, हम भविष्य में भी यूरेनियम इनक्रोच नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? आज हमारे पास जो यूरेनियम है उससे हम फैक्ट्रीज लगाएंगे, उससे हम पावर प्लांट लगाएंगे, तो कुछ टाइम बाद हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी, तो हमें अपना स्टॉक तो फुल रखना होगा। तो ऐसे हाल में अगर हम यूरेनियम इनरिच करेंगे ही नहीं तो हमारा काम भविष्य में कैसे चलेगा? इस बात पे ईरान ने साफ तौर पे इनकार किया और कहा कि भाई साहब, ये शर्तें हमें मंजूर नहीं है। आपने कहा कि न्यूक्लियर नहीं बनाओगे, आप जहां कहिए हम वहां दस्तखत कर दें, जहां कहिए वहां साइन कर दें, ये तो ठीक है, लेकिन भविष्य में हम यूरेनियम इनक्रोच नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक बात बताइए, कल किसने देखा? आज प्रेजेंट की आप बात करते तो आज हम डील करने को तैयार हैं, लेकिन आज के 50 साल बाद की सीन को कैसे एनालाइज कर लें कि कल क्या होगा? हो सकता है हमें और प्लांट लगाने की जरूरत हो, लेकिन हाँ, इस बात की हम गारंटी देते हैं कि भविष्य में भी हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। अब ये बात जब ईरान की तरफ से बोली गई, तब अमेरिका ने नई धमकी देनी शुरू कर दी। अमेरिका ने कहा कि अगर हमारी बातों को नहीं मानोगे तो हम हमला कर देंगे।
मतलब फिर से वही बात। और ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा था, जैसे चाइना ने कहा कि 24 घंटे के अंदर जितने चाइनीज़ हैं वो ईरान से निकल जाएं। साथ ही अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि 24 घंटे की मोहलत हम देते हैं जो अमेरिकी नागरिक इस समय ईरान में मौजूद हैं। पहली बात तो बड़ा सवाल ये है कि भाई 20 दिन से 25 दिन से तुम बार बार अपनी नेवी लेके आ रहे हो, बार बार तुम अपनी आर्मी लेके आ रहे हो, कभी अब्राहम लिंकन लेके पहुंच गए, कभी तुमने कोई और डिस्ट्रॉयर भेज दिया। तो ऐसे हाल में क्या अमेरिकी नागरिक वहां पे मौजूद हैं? क्या पहले हमले का खतरा नहीं था? लेकिन एक माहौल क्रिएट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि फिर से कहा कि जो अमेरिकी नागरिक वहां पे मौजूद हैं वो फौरन निकल जाएं। अब साथ ही पाकिस्तान ने भी कहा कि जितने भी पाकिस्तानी ईरान में मौजूद हैं वो 24 घंटे के अंदर निकल जाएं। यानी शुरू में ही ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई साहब अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम हमला कर देंगे। और सेम धमकी ईरान के सामने अमेरिका ने दी और कहा कि अगर हमारी शर्तों पे तुम एग्री नहीं करते हो तो हम हमला कर देंगे। ईरान ने कहा यार भाड़ में जाओ, जो करना है कर लो। फिर अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने फौरन ही नए सेंसस ठोके हैं। फौरन ही ईरान का जो तेल है उस पर भयानक लेवल का प्रतिबंध लगाने का काम अमेरिका कर रहा है और न्यूज आ चुकी है। अब लिखा पढ़ी में ये सेंसस लगने हैं और 2-4-6 दिन में ईरान के ऊपर नए सेंसस लग जाएंगे। और जानबूझ के ईरान के ऊपर इतने सेंसस अमेरिका क्यों लगा रहा पता है? अमेरिका के ही जो ट्रेजरी मिनिस्टर हैं उनका बयान आपको मैंने सुनाया भी था, एक बार आपको और सुना देता हूं कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम ईरान के ऊपर इतने सेंसस इस वजह से लगा रहे हैं ताकि ईरान की जो इकोनॉमी है वो जमीन पकड़ ले, ईरान का जो पैसा है उसकी वैल्यू एकदम जीरो से भी नीचे चली जाए, ईरान के जितने बैंक है वो तबाह हो जाए और ईरान की आवाम पे इतना कर्ज आ जाए, इतनी गरीबी, इतनी गुर्बत आ जाए कि ईरान की आवाम सत्ता पलट दे। क्या कुछ उन्होंने कहा था, थोड़ा सा सुने आप। Country at a speech at the Economic Club of New York in March, I outlined the strategy. It came to a swift and I would say grand culmination in December when one of the largest banks in Iran went under. There was a run on the bank. The central bank had to print money. The Iranian currency went into free fall. Inflation exploded, and hence we have seen the Iranian people out on the street. We will continue monitoring all the partners. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि कितने स्पष्ट अंदाज में ट्रेजरी मिनिस्टर ने कह दिया कि हम यही काम कर ही रहे हैं। और एक बार फिर से ईरान के ऊपर नया सेंसस ठोक के अमेरिका ने अपनी बात को सही साबित कर दिया। लेकिन ईरान भी झुकने वालों में से नहीं है। ईरान ने क्या किया पता है? आज ईरान के अगल बगल 2 जहाज जा रहे थे, ना कोई झंडा, ना ही कोई पास, ना कोई लाइसेंस। उसमें क्या भरा था? 1 मिलियन बैरल लीटर तेल। 1 मिलियन। जैसे ये बात IRGC को पता चली, सबको पता था कि ये टैंकर किसका है, अमेरिका का ही था, अमेरिका के दोस्तों का ही था। ईरान ने कहा बढ़िया मौका लपेटते हैं इनको। फौरन IRGC के जो नेवल कमांडर हैं फौरन पहुंचते हैं, बोलते हैं कहाँ से हो? अब कहीं से जवाब हो तो दें ये लोग। जवाब जैसे ही नहीं दिया, फौरन कहा ये टैंकर उठा लो। 1 मिलियन बैरल लीटर वाले 2 टैंकरों के तेल को अपने कब्जे में ईरान ने लिया। 15 लोग जो क्रू मेंबर थे उनको पकड़ा और कहा कि फोन करो अपने बाप को और छुड़ाए तुमको। अब ये फोन करे किसको? तो ये बहुत बड़ा झटका इस समय अमेरिका को लगा। इसके बाद क्या हुआ? इजराइल ने प्रेशर बनाना शुरू किया और कहा कि भाई साहब इनकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे भी चर्चा करो। कल ही मैंने आपको बताया था, सुबह मैंने बताया कि ईरान ने अपने खुर्रम शहर 4 मिसाइल को लॉन्च करके एक बात ये भी कंफर्म कर दी कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो नॉन नेगोशिएबल है। तो कहीं से भी जो मीटिंग का मुद्दा था, जो मीटिंग इस उम्मीद में शुरू हुई थी कि कोई कंक्लूजन होगा, चूंकि 3 शर्तें थी। हम और आप ये मान के बैठे थे कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल पे ईरान से बातचीत नहीं हो पाएगी, प्रॉक्सी वार पे भी बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन न्यूक्लियर के मामले पे फाइनली कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन पहला ही मामला फेल हो गया। 8 घंटे की मीटिंग के बाद दोनों ही लोग यानी अब्बास अराची साहब और साथ ही जो जॉर्ज कुशनर और बिटकॉफ थे, ये दोनों अपने अपने देश पहुंच चुके हैं। अगला राउंड जो होना है उसके लिए अब ओमान का कहना है कि हम पॉजिटिव माहौल बनाएंगे, हम तैयारियां करेंगे, दोनों देशों को फिर से टेबल पे लाएंगे। लेकिन हाँ, जो पहला राउंड है ये बिना किसी कंक्लूजन के हुआ है। इस बात को आप समझ लीजिए कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं था। मैंने कल भी बताया था, मैंने थंबनेल में भी लिखा था कि बातचीत का कोई मतलब नहीं, और सेम चीज आपको देखने को मिली। और अब सुनिए, इधर ये तमाम चीज ईरान और अमेरिका के बीच चल रही, लोगों का फोकस ईरान और अमेरिका पे है। इसी बीच इजराइल ने जबरदस्त तरीके से सीज फायर का वायलेशन किया है। सबसे पहले कल अपने यहाँ के टाइम के मुताबिक बताऊं तो 7:35 पे मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया था कि इजराइल ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि फ़िलिस्तीन की इस पार्टिकुलर जगह को खाली कर दिया जाए, हम यहाँ पे हमला करेंगे, चूँकि हमको डाउट है कि यहाँ पे हमास का हथियार रखा है। सोचिए, येलो लाइन के अंदर की बात है ये।
कायदे से सीज फायर की जो शर्त है कि येलो लाइन के अंदर इजराइल नहीं जा सकता, लेकिन फौरन इवैक्यूएशन ऑर्डर पारित किया और फिर 9:30 बजे के आसपास ये न्यूज कल रात में आ जाती है कि बड़ा हमला कर दिया इजराइल ने। और कितने इंटेंस हमले किए हैं इजराइल ने गाजा और फिलिस्तीन के ऊपर, एक बार वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप दोस्तों साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितने भयानक लेवल पे इजराइल गाजा के ऊपर हमले कर रहा है। कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और चलिए इस बात को हम रजिस्ट कर सकते हैं कि भाई हमास से इजराइल को खतरा है। अगर एक न्यूट्रल बॉडी की तरह सोचें, ना हम गाजा के साइड रहे ना इजराइल के साइड रहे, तो हमारे दिमाग में आएगा भाई देखो दोनों की जंग चल रही है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, इजराइल के पास ज़्यादा ताकत है, इजराइल ज़्यादा मार दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कल क्या खबर बताई थी, याद है? फिलिस्तीनियों की फसलों पे अब हमास की खेती तो है नहीं, और आपकी लड़ाई हमास से फिलिस्तीनियों से तो है नहीं। फिलिस्तीनियों के खेती पे यानी जो उन्होंने फसलें बोई हैं उस पे केमिकल्स का छिड़ाव हेलीकॉप्टर और बाकी स्प्रे सेक्शंस के माध्यम से किया जा रहा, ताकि इनकी फसलें भी तबाह हो जाए और साथ ही जो जमीन है वो भी बंजर हो जाए। इस हिसाब से गाजा के ऊपर जुल्म और सितम करने का काम इजराइल ने किया। और ये बात मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, सबूत के तौर पे आपको दोस्तों वीडियो दिखाऊंगा, एक बार वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से जमीन पे केमिकल्स छिड़के गए हैं। जो लोग वहां पे मौजूद हैं उनके हाथ में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने हाथ से उस मिट्टी को छू सके, लिहाजा कोई चिम्मच से उठा रहा है, कोई पलटे से उठा रहा है, कोई किसी छोटे मोटे फावड़े से उठा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो केमिकल है इतना भयानक है, अगर स्किन पे भी टच हो जाता है तो स्किन बर्नआउट कर जाएगी। तो स्किन के लिए जो केमिकल इतना खतरनाक है, वो जमीन और पेड़ पौधों का क्या हाल करेगा बताने की जरूरत नहीं, आप बखूबी समझ सकते हैं। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है। इधर अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से भी एक अपडेट आपको बताता हूं कि जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार पीछे हट रहा था, जो 1500 किलोमीटर के करीब की दूरी ईरान से बना चुका था, अब खबर उड़ती उड़ती आ रही है कि ईरान के करीब वो धीरे धीरे फिर से बढ़ रहा है और ईरान की स्ट्राइक रेंज में आ चुका है। यानी ईरान जहां तक एकदम सटीक हमले कर सकता है, ये खुर्रम 4, खुर्रम 3, खुर्रम शहर मिसाइल आप हटा दें जिनकी 10,000 किलोमीटर रेंज है, जो नॉर्मली 150-200 किलोमीटर तक मारने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, वहां तक ये हमला करने वाली रेंज में आ चुका है। यानी फिर से अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ईरान की टेरिटरी तक बढ़ रहा है। रिपोर्ट कहीं कहीं ये भी निकल के सामने आई है कि 2 बड़े बड़े कार्गो प्लेन इस समय मिडिल ईस्ट की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपने पेट्रियट और जो इनका थर्ड डिफेंस सिस्टम है उसको भी डिप्लॉय कर दिया है। साथ ही इनके F-35C, F-35 जैसे खतरनाक प्लेन इस समय मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। और आज की आप बड़ी अपडेट सुनिए, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक चीज़ आपको रोज़ बताता हूँ कि ईरान में आज फिर एक जगह ब्लास्ट हुआ, और हर बार इस चीज़ को ऐसे कवर कर दिया जाता है कि भाई साहब ये ब्लास्ट ऐसा नहीं था, गैस फैक्ट्री में आग लग गई। अरे यार, जो देश 60 साल 70 साल से तेल निकाल के बेच रहा हो उसका मैनेजमेंट इतना गड़बड़ है कि रोज गैस सेक्शन में आग लग जाती है। मतलब कहीं से भी ये बात हजम करने लायक है कि भाई साहब रोज आग लग जा रही है। अब सुनिए, आज फिर नॉर्दर्न वेस्ट इलाके में फिर से एक जगह आग लगी है, और ये आग कितनी भयानक है थोड़ा सा आप देखें, एक बार वीडियो देखें। इस वीडियो में आप दोस्तों साफ तौर पे देख सकते हैं कि पिछले कई हफ्तों में बड़े सिस्टमेटिक वे में, कभी कहीं और, कभी बंदरगाह जो है वहाँ पे, कभी किसी ऑयल रिफाइनरी में, कभी किसी गैस रिफ्यूलिंग सेंटर में, कभी कहीं फैक्ट्री में, कहीं कोई केमिकल धमाका, ये तमाम चीज़ें प्लान तरीके से हो रही हैं। और बार बार आंखें ऐसे बंद कर लेना कि भाई साहब ये मोसाद का किया नहीं है, ये CIA का किया नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इस बात को आप समझिएगा
इस समय CIA और मोसाद के एजेंट ईरान में कंप्लीटली एक्टिव हैं। अपने आकाओं से जो उनको मिशन मिला है उस मिशन को कामयाब करने में एकदम जी जान से लगे हुए हैं और ईरान को इस चीज़ पे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मोसाद और CIA के लोग हैं। अच्छे अच्छे देश को ये तबाह कर देते हैं। समझिएगा इस बात की गहराई को। हमेशा हवा में उड़ने से कुछ नहीं होता, हमेशा हवा में उड़ने से कुछ नहीं होता, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। खैर, इधर पूरी दुनिया में ये चीज़ चल रही है। पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसको सुनने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक जगह लगती है जिसका नाम है तरलाई इलाका, और यहीं पे एक इमाम बारगाह है। मेनली ये सियाओं का मस्जिद है। कल शाम को जब नमाज होती है तो उस नमाज में वहाँ पे कम से कम 200 से 250 लोग उस इमाम बंदरगाह में नमाज पढ़ने आए थे। नमाज पढ़ने के दौरान अचानक से वहाँ पे ब्लास्ट होता है और रिपोर्ट ये है कि इस ब्लास्ट में कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50, कहीं कहीं तो 70 का भी जिक्र हुआ है, लेकिन ऑन एवरेज अगर पकड़ के बैठ जाए तो 50 से ज़्यादा नमाजियों की वहाँ पे मौत हुई है। साथ ही 200 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। वहाँ का आलम कैसा है मैं आपको बहुत क्लियर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ा सा ब्लर करके आपको दिखाऊंगा। वहाँ की सिचुएशन समझने की आप कोशिश कीजिए, एक बार वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है और किस हिसाब से वहां के लोग मारे गए। इनकी गलती क्या है? जिन्होंने भी ये किया, और बड़े स्पष्ट अंदाज में बोलूंगा तो ये जो ब्लास्ट हुआ है ये शिया बनाम सुन्नी की ही लड़ाई है। जिन्होंने भी किया है, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि कोई आदमी, कोई बंदा अपने खुदा की इबादतगाह में सर झुकाए लेटा रहा, बैठा रहा, नमाज पढ़ता रहा और वहां तुम फियादीन हमले करते हो, इससे क्या तुम जन्नती बन जाओगे? पता नहीं कौन सी सोच है, पता नहीं कौन सी इंसानियत इन लोगों के अंदर। और ऐसे ही लोग हैं। फिर कई सारे लोग जब बड़ा लॉजिकल सवाल उठाते हैं कि भाई साहब अगर हिंदू गद्दार है तो पाकिस्तान में ब्लास्ट कौन कर रहा है? फिर यहां पे ये सवाल लॉजिकल बन जाता है कि भाई कौन कर रहा? तो ये जो ब्रेन वाश्ड लोग हैं, जो आतंकी की राह पे बढ़ चुके हैं, इनकी वजह से पूरी कौम को जलील होना पड़ता है। इस बात को आप समझिएगा। और फिर इनसे पल्ला झाड़ने से भी कोई सफलता नहीं मिलनी कि भाई साहब ये हमारे लोग नहीं है ना। मस्जिद में और कौन जाएगा? बात कड़वी बोलता हूं लेकिन यकीन मानिए आपके फायदे की बोलता हूं। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 2-3 घंटे में कुछ बड़ी अपडेट्स के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। इस वजह से चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की फात कहे।